हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वायरस एवं मेलवेयर। तो दोस्तों, आज हम वायरस और मेलवेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञात या अज्ञात स्रोतों से के द्वारा बल्क मेल या जंक मेल भेजने को संदर्भित करता है। आपके ऑप्शन है स्पैमिंग, ऑप्शन बी स्नूपिंग, ऑप्शन सी फिशिंग या ऑप्शन डी विशिंग। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों ज्ञात या अज्ञात स्रोतों द्वारा बल्क या जंक मेल भेजना स्पैमिंग कहलाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संदेश या मेल के रूप में अनुपयोगी टेक्स्ट की पुनरावृत्ति को कहते हैं। आपके ऑप्शन है स्पैम, ऑप्शन बी कुकीज, ऑप्शन सी फायरवॉल या ऑप्शन डी फिशिंग। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए स्पैम। तो दोस्तों संदेश या मेल के अनुरूप अनुपयोगी टेक्स्ट की पुनरावृत्ति को हम स्पैम कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें स्पैम की, तो यह अवांछित मेल और मैसेज को स्पैम कहा जाता है। ऐसे मेल या मैसेज जो यूजर की इच्छा के बगैर उसके सिस्टम में भेजे जाते हैं। यह विज्ञापन का एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह संदेश प्रणाली का दुरुपयोग है क्योंकि इसमें हमारी इच्छा के बिना हमारे सिस्टम में मैसेज भेजे जाते हैं। और अज्ञात स्रोतों द्वारा बल्क में मेल भेजना स्पैमिंग कहलाता है। तो दोस्तों ये थे स्पैम या स्पैमिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर उपयोगकर्ता से अपनी पहचान गलत बताकर गोपनीय सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया कहता है। आपके ऑप्शन है स्पूफिंग, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी स्पैमिंग या ऑप्शन डी बगिंग। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों यदि कोई भी कंप्यूटर उपयोगकर्ता अपनी पहचान गलत बताकर गोपनीय सूचना प्राप्त करने की जो प्रक्रिया अपनाता है उसे ही फिशिंग कहा जाता है। तो आइए दोस्तों फिशिंग के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो फिशिंग है, किसी भी यूजर को अपनी पहचान छुपाकर उसके गोपनीय सूचना प्राप्त करने का एक तरीका है, इसे ही फिशिंग कहते हैं। फिशिंग दोस्तों कंप्यूटर थ्रेट का एक प्रकार है। इसमें जो हैकर होता है वो अपने आप को किसी प्रतिष्ठित कंपनी का व्यक्ति बताकर हमसे हमारी व्यक्तिगत जानकारी ले लेता है और हमारे बैंक अकाउंट से पैसे की हेराफेरी कर लेता है। तो दोस्तों जो फिशिंग से जो हमारी जो व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए हैकर ईमेल और फ़ोन कॉल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी फिशिंग के बारे में, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है। आपके ऑप्शन है फायरवॉल, ऑप्शन बी नेटवर्किंग, ऑप्शन सी इंटरनेट या ऑप्शन डी इंटरनेट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए फायरवॉल है दोस्तों, वो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम फायरवॉल की बात करें तो यह प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम को उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया गया एक सुरक्षा कवच है। जो फायरवॉल होता है दोस्तों वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण है। यह दोस्तों कंप्यूटर में जो अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है और वो अनधिकृत व्यक्ति के सिस्टम में प्रवेश देता है। यह कंप्यूटर दोस्तों वायरस, हैकर और वार्म जैसे सॉफ्टवेयर से सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों जो फायरवॉल है वो एक सुरक्षा सॉफ्टवेयर है। तो चलिए दोस्तों हम
आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं। आपके ऑप्शन है बग, ऑप्शन बी इंटरप्ट, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी क्रैकर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है तो हो जाएगा ऑप्शन सी वायरस। तो दोस्तों जो सिस्टम के सामान्य काम में जो बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को वायरस कहा जाता है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें इंटरप्ट की, तो कंप्यूटर में चल रहे किसी प्रोसेस के बीच में यदि एक नया प्रोसेस आ जाए तो उस चल रहे प्रोसेस में बाधा आ जाती है। इसे दोस्तों इंटरप्शन या इंटरप्ट कहते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो दोस्तों तो कंप्यूटर में ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के जो कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम इंटरप्ट कहते हैं। अर्थात दोस्तों आप कोई से भी प्रोग्राम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके बीच में कोई दूसरा प्रोग्राम या प्रोसेस आ जाता है तो इसे ही हम इंटरप्ट या बाधा कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं बग के बारे में। तो बग है दोस्तों कंप्यूटर में प्रोग्राम रन करते समय यदि आने वाले एरर या त्रुटि को हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं, जिसे सुधारने की क्रिया डिबगिंग या डिबगिंग कहलाती है। तो बग क्या है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम चलाते समय यदि कोई त्रुटि या एरर आ जाए उसे ही हम बग कहते हैं और इसे सुधारने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। तो आइए दोस्तों और कुछ जानकारी देख लेते हैं। अब जानते हैं दोस्तों हम वायरस के बारे में। तो वायरस दोस्तों क्या है, एक कोड ऑफ प्रोग्राम होता है जो किसी अन्य प्रोग्राम के साथ जुड़कर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है। वायरस दोस्तों कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। वायरस जो है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी, पेन ड्राइव से कंप्यूटर में प्रवेश करता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण टूल्स है जैसे कि मेमोरी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इन्हीं के माध्यम से जो वायरस है कंप्यूटर में प्रवेश करता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्रैकर की। तो दोस्तों क्रैकर एक व्यक्ति होता है जो किसी पासवर्ड क्रैकिंग टूल का प्रयोग करके अनाधिकृत रूप से किसी सिस्टम में प्रवेश कर उस सिस्टम में डाटा का अवैध कार्य में प्रवेश कराता है। अर्थात दोस्तों किसी भी सिस्टम में अवैध तरीके से कोई सिस्टम को या प्रोग्राम को प्रवेश कराने वाला व्यक्ति क्रैकर कहलाता है। पासवर्ड जो है दोस्तों क्रैकिंग टूल्स का अर्थ पासवर्ड तोड़ने वाला सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी क्रैकर और वायरस के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह एक मॉलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। आपके ऑप्शन है माइडूम, ऑप्शन बी वार्म, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी ट्रोजन हॉर्स। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। तो दोस्तों जो वार्म है वो एक प्रकार का मॉलवेयर है जो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो अपने की स्वयं की प्रतियां बनाता रहता है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो वार्म है वो एक प्रकार का मॉलवेयर वायरस है जो अपनी कॉपी स्वयं बनाता है। यह वायरस अपनी कॉपी खुद बनाकर मेमोरी डिस्क में खाली जगह को भर देता है और मेमोरी भर जाने के कारण दोस्तों कंप्यूटर के कार्य की गति जो है वो धीमी हो जाती है। ये कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये कंप्यूटर सिस्टम को तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लेकिन उसके कार्य की जो गति है उसे धीमी कर देते हैं। तो ये दोस्तों है वार्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बैकग्राउंड में कार्य करता है और संवेदनशील डेटा चुराता है। आपके ऑप्शन है वार्म, ऑप्शन बी एडवेयर, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी ट्रोजन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों वो है ऑप्शन डी ट्रोजन। तो दोस्तों जो ट्रोजन है वो बैकग्राउंड के में कार्य करता है और जो संवेदनशील डाटा होता है उसे ये चुरा लेता है। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है।
आपके ऑप्शन है क्रैकर, ऑप्शन बी वार्म, ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स या ऑप्शन डी की लॉगर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी ट्रोजन हॉर्स। तो दोस्तों जो ट्रोजन हॉर्स है एक प्रकार का वायरस है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में तो डाउनलोड होता है या एग्जीक्यूट तो होता है, परंतु ये वास्तव में ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये हमें केवल मूर्ख या धोखा देता है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो ट्रोजन है वो एक प्रकार का मालवेयर वायरस है जो प्रोग्राम में होता है, जो अपने आप को एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर जैसा प्रदर्शित करता है, परंतु यह अपने बैकग्राउंड या पीछे अन्य सॉफ्टवेयर को छुपा के रखता है। जब उपयोगकर्ता इस ट्रोजन प्रोग्राम को अपने सिस्टम में रन करता है तो वह किसी दूसरे प्रोग्राम में दिखाई देता है। यह सॉफ्टवेयर दोस्तों बैकग्राउंड में कार्य करता है और कंप्यूटर से डाटा चुराता है। यह प्रोग्राम जैसे दिखाई देता है दोस्तों वैसा नहीं होता है, इसके पीछे अन्य प्रोग्राम होता है। यह मालवेयर किसी कंप्यूटर में प्रवेश कराने के बाद स्वतः ही उससे जुड़ जाता है। तो दोस्तों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि ट्रोजन हॉर्स से संबंधित है। आई होप दोस्तों आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा मालवेयर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इसे निकालना मुश्किल होता है? आपके ऑप्शन है बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिंग, ऑप्शन सी मल्टीपाइंटस या ऑप्शन डी ट्रोजन्स। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए बूट सेक्टर वायरस। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें बूट सेक्टर वायरस की, जिसे हम बूट वायरस भी कहते हैं, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जब भी कंप्यूटर में बूटिंग की क्रिया होती है तब यह वायरस सक्रिय होता है और यह वायरस दोस्तों कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के बूट रिकॉर्ड को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये थे बूट सेक्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर चालू होने पर वायरस क्या एग्जीक्यूट करता है? आपके ऑप्शन है मैक्रो, ऑप्शन बी फाइल इन्फेक्टर, ऑप्शन सी बूट सेक्टर या ऑप्शन डी सलामी शेयरिंग। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी बूट सेक्टर। तो दोस्तों जब भी कंप्यूटर चालू होता है तो जो उसमें जो वायरस होता है वह बूट सेक्टर को एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है? आपके ऑप्शन है एनमैप, ऑप्शन बी नेसस, ऑप्शन बी विनजेपर या ऑप्शन डी ओब्रेम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो ओब्रेमम है वो हैकिंग टूल नहीं है और बाकी जो एनमैप, नेसस और विनजेपर है ये सभी हैकिंग टूल्स हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें एनमैप के तो इसका पूरा नाम है दोस्तों नेटवर्क मैपर। यह दोस्तों ये लिनक्स का एक ओपन सोर्स कमांड लाइन टूल्स है और इसका उपयोग दोस्तों हम आईपी एड्रेस को स्कैन करने में होता है, अर्थात दोस्तों यह हैकिंग टूल है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करें नेसस की तो एक रिमोट सिक्योरिटी स्कैनिंग टूल है जो हैकर को यह बताता है कि कौन से सिस्टम से नेटवर्क से कनेक्ट है, अर्थात दोस्तों ये भी एक हैकिंग सिस्टम है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करें विनजेपर की तो वह दोस्तों एक हैकिंग टूल है जिसका प्रयोग हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एंट्री लॉक को डिलीट करने में किया जाता है। तो दोस्तों ऊपर के जो तीनों दिए गए हैं एनमैप, नेसस और विनजेपर, ये सभी दोस्तों क्या है हैकिंग टूल है और जबकि जो ओब्रेम है वो हैकिंग टूल नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेस ऑपरेशन को दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है तो वह क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है स्मर्फिंग, ऑप्शन बी सर्विस की अस्वीकृति, ऑप्शन सी स्निफिंग, ऑप्शन डी स्पूफिंग।
तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन है स्मर्फिंग। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी को विस्तार में देखते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें स्मर्फिंग की तो यह एक तकनीक होती है जिसमें दोस्तों जो आईपी प्रसारण एड्रेसिंग का दुरुपयोग करके नेटवर्क पर हमला किया जाता है। दोस्तों यह एक प्रकार का डिनायर ऑफ सर्विस अटैक होता है जिसमें किसी विशेष आईपी एड्रेस को मैनिपुलेट करके उस नेटवर्क के मार्ग पर ट्रैफिक क्रिएट किया जाता है, जिससे दोस्तों सर्वर क्या हो जाता है, बिजी हो जाता है और यूजर दोस्तों नेटवर्क मार्ग का प्रयोग नहीं कर पाता है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों स्मर्फिंग। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों डिनायल ऑफ सर्विस। तो दोस्तों अर्थात दोस्तों सर्विस की अस्वीकृति। तो दोस्तों यह एक प्रकार का नेटवर्क अटैक है। यह जब यह अटैक होता है तो सर्वर यूजर रिक्वेस्ट पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए इसे सर्विस की अस्वीकृति कहते हैं। दोस्तों जब इसका उपयोग करते हैं तो यूजर के पास इसका रिक्वेस्ट नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसे सर्विस की अस्वीकृति कहते हैं। डिनायर ऑफ सर्विस नेटवर्क अटैक से होकर हैकर के द्वारा नेटवर्क के माध्यम से नेटवर्क ट्रैफिक क्रिएट करके बाधित या व्यस्त कर दिया जाता है। हैकर होता है दोस्तों इस नेटवर्क के मार्ग में भारी मात्रा में संचार गतिविधि बढ़ा देता है, जिसके कारण दोस्तों जो यूजर का सर्वर है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। ज़ॉम्बी अटैक एक प्रकार का डॉस अटैक है जिसे टारगेट वेबसाइट के विरुद्ध उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी डिनायल ऑफ सर्विस एक्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों स्नीफिंग के बारे में। तो दोस्तों स्नीफिंग एक तकनीक है जिसमें हैकर नेटवर्क से गुजरने वाला डेटा सभी डाटा पैकेज पर नज़र रखता है। यह डाटा पैकेज दोस्तों मॉनिटर व कैप्चर करता है। जब भी डाटा नेटवर्क में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है तो उस गंतव्य में पहुंचने से पहले ही चुरा लेना स्नीफिंग कहलाता है। इस प्रकार नेटवर्क के मार्ग से ही डाटा की चोरी स्नीफिंग कहलाता है। तो दोस्तों जब भी कोई डाटा नेटवर्क होता है उसमें एक सिस्टम से तो दूसरे सिस्टम में जाने से पहुंचने से पहले ही उसे चुरा लेना ही स्नीफिंग कहलाता है। तो दोस्तों ये थे स्नीफिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम है। आपके ऑप्शन है स्पूलिंग, ऑप्शन बी आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑप्शन सी स्पूफिंग या ऑप्शन डी हैकिंग। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों पासवर्ड चुराने के अपराध को हम क्या कहते हैं, स्पूफिंग। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें स्पूफिंग की तो दोस्तों जो स्पूफ का अर्थ है नकली या पहचान होता है। स्पूफिंग का अर्थ है दोस्तों नकली पहचान का प्रयोग करना। स्पूफिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम की तकनीक है जिसमें दोस्तों जो हैकर होता है वो स्पूफिंग सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी असली पहचान को छुपा लेता है और एक नकली पहचान बनाकर या मास्क लगाकर हमारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लेता है। यह पहचान छुपाता है कि हमें किस ट्रस्टेड ब्रांड जैसा दिखता है, जिसके कारण हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी उसे बता देते हैं। तो दोस्तों वे एक प्रकार का साइबर क्राइम है स्पूफिंग, जिसके द्वारा जो उपयोगकर्ता अपनी पहचान छुपाकर हमारी सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसे दोस्तों स्पूफिंग कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वायरस अपनी रैम मेमोरी में रखता है। आपके ऑप्शन है ब्राउज़र हाईजैकर में, ऑप्शन बी रेसिडेंट में, ऑप्शन सी डायरेक्ट एक्शन या ऑप्शन डी नॉन रेसिडेंट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो रेसिडेंट है वायरस, रेसिडेंट वायरस अपनी रैम मेमोरी में रखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें रेसिडेंट वायरस की तो यह दोस्तों अपने आप को सिस्टम मेमोरी में स्थिर कर लेता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने पर सक्रिय हो जाता है और खोले जाने पर सभी फाइलों को प्रभावित करता है। दोस्तों यह रैम में छुपा होता है तथा दोषपूर्ण कोड के निष्पादन के बाद ही वहीं रहता है।
तो दोस्तों जो रेसिडेंट वायरस है वह रोम में रहता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर कंप्यूटर के अंदर रहता है तथा इंटरनेट उपयोग डेटा और संवेदनशील डेटा की चोरी करता है। आपके ऑप्शन है स्पाईवेयर, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी वर्म्स या ऑप्शन डी ट्रोजन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन है स्पाईवेयर। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो स्पाईवेयर होते हैं वह एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है, जो यूजर की सभी कंप्यूटर और नेटवर्क गतिविधियों पर निगरानी रखता है। इसका जो उपयोग है दोस्तों गैर कानूनी रूप से कंप्यूटर में नज़र रखना और इंटरनेट के उपयोग से डेटा और संवेदनशील सूचनाओं को चोरी करना है। तो दोस्तों यह स्पाईवेयर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायरस शब्दावली में बैक साइड के रूप में भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन है फ्रंट डोर, ऑप्शन बी ट्रैप डोर, ऑप्शन बी ट्रोजन बैकअप या ऑप्शन डी मेलवेयर डोर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो बैक साइड के रूप में ट्रैप डोर को जाना जाता है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो ट्रैप डोर है वह बैक साइड या बैकडोर शब्दावली का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। बैकडोर दोस्तों एक विशेष प्रकार का ट्रोजन है जो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है दोस्तों वो उपयोगकर्ता के जानकारी के बिना उसके सिस्टम में प्रवेश करना तथा यह हैकर को यूजर की जानकारी के बिना उसके सिस्टम से अनाधिकृत रूप से उपयोग करने में सफल बनाता है। तो दोस्तों जो ट्रैप डोर है वह बिना किसी जानकारी के उपयोगकर्ता के सिस्टम में प्रवेश करता है, इसलिए दोस्तों इसे बैकडोर इस शब्दावली के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों को पूर्ण करने पर एक्सप्लोड करता है। आपके ऑप्शन है ट्रैप डोर, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी लॉजिक बम या ऑप्शन डी वायरस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉजिक बम। तो आइए दोस्तों लॉजिक बम के बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें लॉजिक बम की तो यह एक मैसिशियल कोड ऑफ सॉफ्टवेयर है। यह विशेष शर्त को पूरा होने पर खुद को एग्जीक्यूट करता है। यह वायरस तब सक्रिय होता है जब एग्जीक्यूट होने का निर्धारित समय आता है। जिस प्रकार एक आइटम बम एक निश्चित समय पूरा होने पर ही एक्सप्लोड होता है, उसी प्रकार दोस्तों यह वायरस भी समय सीमा में बंधा होता है, इसलिए दोस्तों इसे हम लॉजिक बम कहते हैं। तो दोस्तों जो लॉजिक बम सॉफ्टवेयर होता है एक समय सीमा के निर्धारित होने पर ही अपना रूप या सक्रिय होता है। तो दोस्तों ये थे लॉजिक बम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप दोस्तों आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वायरस एक्सेक्यूटेबल के साथ साथ बूट सेक्टरों को भी संक्रमित करता है। आपके ऑप्शन है मल्टी टाइप वायरस, ऑप्शन बी बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन सी पॉलीमॉर्फिक वायरस या ऑप्शन डी नॉन रेसिडेंट वायरस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों है ऑप्शन ए मल्टी टाइप वायरस। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें मल्टी टाइप वायरस के बारे में तो यह एक वायरस कई तरीक़ों से फैलता है। यह कंप्यूटर में कई भागों को प्रभावित करता है। कई पार्ट्स को प्रभावित करने के कारण इसे ही मल्टी टाइप वायरस कहते हैं। तो दोस्तों जो मल्टी टाइप वायरस है यह कंप्यूटर के कई प्रकार से भागों को प्रभावित करता है। यह वायरस दोस्तों एक्सेक्यूटर के साथ साथ बूट सेक्टर को भी प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वायरस उन सभी फाइलों को मिटा देता है जिन्हें यह संक्रमित करता है। आपके ऑप्शन है ओवरराइट वायरस, ऑप्शन बी नॉन रेसिडेंट वायरस,
ऑप्शन सी पॉलीमॉर्फिक वायरस या ऑप्शन डी मल्टी टाइप। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन ए ओवरराइट वायरस। तो आइए दोस्तों, जो ओवरराइट वायरस है वो सभी फाइलों को मिटा देता है या उन्हें संक्रमित करता है। तो इनके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें ओवरराइट वायरस की, तो एक मैलिशियस कोड ऑफ प्रोग्राम होता है जो किसी भी प्रोग्राम को हटाकर उसके स्थान पर एक नया प्रोग्राम बना देता है, जिससे पूरे प्रोग्राम पर ओवरराइट हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसे हम ओवरराइट वायरस कहते हैं। दोस्तों ये संक्रमित फाइल को रखे हुए डाटा को डिलीट करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन है मैक्रो, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिक, ऑप्शन सी रेडिडेंट या ऑप्शन डी ट्रोजन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ट्रोजन। तो दोस्तों ट्रोजन जो है एक वायरस का प्रकार नहीं है, अब बाकी के तीनों एक वायरस है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायरस का पूरा नाम जो साइबर की दुनिया में प्रयोग लाया जाता है। आपके ऑप्शन है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर साइज, ऑप्शन बी विचुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ऑप्शन सी वायरल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड अंडर साइज या ऑप्शन डी विजुअल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर साइज। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। दोस्तों यह वायरस का फुल फॉर्म है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर पेरिफेरल के बीच डाटा का स्थानांतरण संभव है? आपके ऑप्शन है MSI के द्वारा, ऑप्शन बी CSI के द्वारा, ऑप्शन सी CMOS के द्वारा या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो कंप्यूटर पेरिफेरल के बीच डाटा का स्थानांतरण SCSI के द्वारा होता है। दोस्तों जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं इसे हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें SCSI के बारे में, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों होता है स्मॉल कंप्यूट सिस्टम इंटरफेस। तो दोस्तों SCSI का जो फुल फॉर्म है वो है स्मॉल कंप्यूट सिस्टम इंटरफेस। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी यूजर ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट किया है इसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है यूजर का वेब, ऑप्शन बी कुकीज, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी मॉनिटरिंग। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों वो है ऑप्शन बी कुकीज। तो दोस्तों जब हम किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट किया है इसका हम पता लगाने का जो प्रयोग करते हैं वह किसके द्वारा करते हैं, वह हम कुकीज के द्वारा प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कंप्यूटर वायरस या किसी अन्य त्रुटि के कारण अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है स्पैम, ऑप्शन बी क्रैश, ऑप्शन सी फायरवॉल या ऑप्शन डी पैच। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कैश। तो दोस्तों जब कंप्यूटर वायरस या किसी अन्य त्रुटि के कारण अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे हम क्रैश कहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कंप्यूटर के वायरस या मॉलवेयर से संबंधित है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।